नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। 14 अगस्त 1947 की तारीख भारत भला कैसे भूल सकता है। एक तरफ 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिलने वाली थी, तो वहीं दूसरी ओर देश के दो टुकड़े हो रहे थे। लाखों लोग इधर से उधर हो रहे थे, घर बार छूट रहा था, बंटवारे में लाखों जानें चली गई थी, और जो विभाजन था भारत के लिए एक विभीषिका से कम नहीं रहा था। इसी दर्द को सियासी रंग देते हुए साल 2021 में देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। और मोदी सरकार विभाजन विभीषिका दिवस से संविधान हत्या दिवस तक पहुंच चुकी है। यानी जो मसले हैं इस तरीके के, उस पे सियासत करना है और करना है। भारत के विभाजन की कई सुलझी अनसुलझी कहानियां हैं, बहुत सारे तथ्य इतिहास में दर्ज हैं, बहुत सारे पुराने सवाल हैं। तो भारत की ताजा तस्वीरों को लेकर भी देश आज के हुक्मरानों से अनेक सवाल जो हैं उसके जवाब चाहता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानियों से इतर बीते करीब 10.25 सालों के मोदी राज में गंगा जमनी तहजीब के मोर्चे पर देश कहां खड़ा है, यह सवाल बार बार उठता है। गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी राज में क्या क्या हुआ था, यह सवाल भी बारंबार पूछे जाते हैं। तो जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, और विशेषकर जो कम्युनल हार्मोनी की बात होती है, तो भाजपा और राष्ट्रीय सेवक संघ का एजेंडा बार बार सामने रख दिया जाता है। तो जो तमाम सवाल हैं 1947 के पार्टीशन से लेकर और जो भारत के आज के हालात हैं, उनकी तुलना निरंतर होती है और पूछा जाता है कि वो दौर ज्यादा भयावह था या आज का वक्त। तो आज हम इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए चलेंगे एक खास पैनल के पास। खास पैनल में हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजेश बादल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतिहास के शिक्षक भी आप रहे हैं। सुधीर सक्सेना जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और गुजरात राज्य के हमारे 4 PM के संपादक मेरे सहयोगी मयूर जानी जी भी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। शुरुआत राजेश जी आप ही से करूंगा। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि हमारे दर्शक जानते हैं आप सभी से भिज्ञ हैं, किसी को परिचय देने की आवश्यकता मैं नहीं सोचता कि ज्यादा होगी। तो जो मैंने कहा है जो भूमिका में कि सवाल है राजेश जी बहुत सारे बार बार जो देश जानना चाहता है, और क्योंकि आज ये चौथा विभीषिका जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया है, अभी चल रहा है इस वक्त भी हम जब ये डिबेट कर रहे हैं, तो जो बहुत सारे सवाल हैं बंटवारे से जुड़े सवाल कि चाहे वो गांधी जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री जी मोहम्मद अली जिन्ना जी हो, और जो 1947 का पार्टीशन और आज के जो भारत में कम्युनल हार्मोनी से जुड़ी चिंता है, इन सब पर मैं चाहूंगा शुरुआत आपसे हो। आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ अपना जो नजरिया है उसे पेश करेंगे। राजेश। धन्यवाद संजीव जी। ये बात सही है कि भारत के इतिहास में विभाजन जो बंटवारा है हुआ था हिंदुस्तान का, वो एक बहुत ही खतरनाक और एक भयावह त्रासदी के रूप में हमने देखा था। मतलब हमारे पूर्वजों ने, हम लोग तो नहीं रहे वहां थे उस समय, लेकिन जो हुआ था वो ना होता तो अच्छा था। आज ये तीनों देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक होते तो लगभग 200 करोड़ की आबादी का एक महाबली देश दुनिया में होता, और हम पता नहीं विकास की कितनी कुलांचें तेज गति से भर रहे होते। लेकिन एक सिरफिरे आदमी की जिद कहें, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से ये सब हुआ। और हमने देखा कि, और हम देखिए 1947 के बाद, बंटवारे के बाद जो घाव देश के कलेजे पर लगा था, उस घाव पर मरहम लगाने का काम उस दौर के प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने किया था, और उसके बाद आने वाली और भी तमाम उनके साथ के जो सहयोगी नेता थे
उन लोगों ने किया था, और हमें ऐसा लगने लगा था कि अब हाँ, बंटवारे का जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो हम भूलने लगे हैं, और देश दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने लगा है। और इसके लिए जरूरी था कि हमारे पास एक संविधान था, हमारे पास लोकतंत्र की मजबूत नींव थी, संसद था, चुनाव थे, जो पाकिस्तान के पास नहीं थे। और उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ और बांग्लादेश को भी हुआ। आज दोनों मुल्कों के जो हाल हैं, वो हम ये जानते हैं कि किस वजह से उनकी ये हालत बनी है, क्योंकि वहां बहुत ही मजबूत लोकतंत्र की नींव नहीं रखी गई। तो जब हमारा देश ये भूलने लगा था, और जब हम ये सोचने लगे थे कि हम अब सांप्रदायिकता के जहर से उबर रहे हैं, नफरत का दंश अब हमें नहीं काटेगा या डसेगा, ठीक उसी समय एक कालखंड ऐसा आया है जब हमें लगता है कि एक बार फिर हमें ये सोचना पड़ता है। देखिए, हम स्मृति दिवस मनाते हैं, कई तरह के दिवस मनाते हैं, लेकिन विभाजन का दिवस, बंटवारे का दिवस मेरे लिए बड़ा अजीब सा दिवस है, ये स्वीकार करना इस बात को। हम अच्छी स्मृतियों के दिवस मनाते हैं, हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, हम धरोहरों के अपने दिवस मनाते हैं। हाँ, हमने जो अपनी, मतलब जैसे कि आपको याद दिलाऊं, भोपाल का जो गैस त्रासदी था, वो एक मानव निर्मित त्रासदी थी, इसलिए उसको बार बार याद रखना जरूरी था कि भाई, ताकि दुनिया में कभी दोबारा ऐसा हादसा ना हो। लेकिन हम बंटवारे को बार बार याद करके उस अपने घाव को क्या हरा नहीं कर रहे हैं, ये मेरे मन में एक सवाल आता है। और दूसरी चीज ये कि आप विभाजन के को याद तो करें, लेकिन आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके याद करें, तो ये चीजें ठीक नहीं लगती। एक वर्ग बंटवारे के लिए, विभाजन के लिए भारत के महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानता है। महात्मा गांधी, जबकि हम सब जानते हैं, पूरा इतिहास गवाह है, तथ्य गवाह है, दस्तावेज गवाह हैं। एक मेरे पास एक जवाहरलाल नेहरू का एक इंटरव्यू है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि वो महात्मा गांधी जो थे, वो अपनी आखिरी सांस तक बंटवारे के लिए तैयार नहीं थे, और चूंकि जिन्ना की जिद थी, अंग्रेजों का हाथ था, इसलिए इस बंटवारे को मंजूर किया गया था। और इस वजह से जिन्ना, अब देखिए ना, 29 जुलाई को 29 जुलाई 1946, यानी देश को के आजाद होने के करीब करीब एक साल पहले मुस्लिम लीग अपनी बैठक करती है। उस बैठक में जिन्ना साहब 16 अगस्त को डायरेक्ट कॉल देते हैं। डायरेक्ट कॉल का मतलब कि मुसलमानों, हिंदुओं को मारो, ये वो इस तरह का कॉल था, और बंगाल में हजारों लोग उसके मारे गए। मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मुस्लिम लीग 1911 के आसपास अंग्रेजों ने बनाई थी। जब उन्होंने देख लिया कि 1857 के गदर के बाद अब वो इस देश की साझा संस्कृति को तोड़ नहीं सकते हैं, तब उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दोनों तरफ के कंजर्वेटिव्स, कट्टरपंथियों को अपने तरफ लेकर के, और ये बंटवारे के बीज बोना अंग्रेजों ने शुरू किया था। 1911 में मुस्लिम लीग को, और फिर हिंदू महासभा और जो कट्टर हिंदूवादी तत्व थे, उनको भी उन्होंने पर्दे के पीछे से हवा दी, जिसमें कई नाम आते हैं हमारे हिंदू महासभा से जुड़े लोगों के। तो जब ये होने लगा, तो ये स्थितियां 16 अगस्त को जब देखिए, तो जब नोआखाली में अगले साल फिर दंगे भड़के, और जब देश का बंटवारा हुआ, तो यहाँ हमारी असेंबली, आजाद मुल्क हो रहा था, नेहरू की स्पीच हो रही थी, सुचेता कृपलानी वंदे मातरम गा रही थी, तो महात्मा गांधी वहाँ शांति के लिए लगे हुए थे। तो महात्मा गांधी का वो तो एकदम स्पष्ट है कि महात्मा गांधी का कोई रोल था नहीं। एक और तर्क बड़ा बेहुदा सा दिया जाता है, मैं इसलिए इस अतीत की बात करके वर्तमान पे आ रहा हूँ संजीव जी, क्योंकि ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अगर आप बात और अनुमति, कही यदि मैं माफी चाहूंगा, आप अनुमति तो नेहरू जी वाली जो आपने मुझे क्लिप दी थी, मैं दिखा दूं, आपका फ्लो ना टूटे, तो यदि आप बिल्कुल नहीं, अगर नहीं, आप आप दिखा अनुमति। सकते हैं,
जी, ये जी, आपने बिल्कुल मुझे जो उसी क्लिप दी है, वक्त। वो मैं चाहूँगा कि वो जी दर्शक भी देखें, बहुत दुर्लभ है, जो मुझे आप राजेश बादल साहब से ही प्राप्त हुई है। उसे देखेगा जी। देश, और बहुत रेयर ऑफ द रेयर एक क्लिप है, वो जो राजेश जी ने अभी कहा, मैं उसको दिखाता हूँ। Mr. Gandhi and Mr. Jinnah, you were all involved at that point, well, before the point of independence and that partition, in the fight for independence of India from British domination. Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The Muslim League started about 1911, I think. It was started really by the British, encouraged by them so as to create factions in our ranks. It did succeed to some extent, but ultimately they came to partition. Had you and Mr. Gandhi been in favor of that? Mr. Gandhi was not in favor of it, right to the end. Even when it came, he was not in favor of it. ये वो क्लिप थी जो राजेश जी आपसे प्राप्त हुई थी। चूंकि आप बोल रहे थे, मैं क्षमा चाहूंगा आपका फ्लो यदि टूटा हो तो, लेकिन बड़ी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, थी जो नहीं, आप जिक्र कोई कर बात रहे हो। नहीं। कंटिन्यू आप। जी, 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 नहीं कोई प्लीज, बात प्लीज। नहीं, क्यों आपने इसमें देखा होगा कि उन्होंने साफ जी, कहा है कि जी, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कभी भारत की आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। नंबर 2, मुस्लिम लीग अंग्रेजों के इशारे पर 1911 में बनी। नंबर 3, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी आखिरी सांस तक बंटवारा नहीं चाहते थे और वो दुखी होकर के दिल्ली उन्होंने छोड़ा था। तो ये बात हुई, और इसके बाद जो मैं बात कर रहा था इससे जोड़ते हुए कि एक बात और कही जाती है, कुछ तथाकथित उदारवादी लोग ये कहते हैं कि अगर जिन्ना साहब को नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, अगर जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। अब इस तर्क का मैं सिर्फ एक लाइन में यही उत्तर दे सकता हूं कि जिन्ना साहब ने 29 जुलाई को ये कॉल किया मुस्लिम लीग की बैठक में कि हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए देश चाहिए। 16 अगस्त को डायरेक्ट कॉल 1946 का उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, अगर लेकिन आप चाहते हैं, मतलब हिंदुओं से उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हैं तो या तो भारत का बंटवारा होगा और या फिर भारत ही नष्ट हो जाएगा। ये धमकी उन्होंने दी। अब इस धमकी को एक साल के बाद के संदर्भ में आप देखें, इस बैकग्राउंड के साथ 15 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को या अगस्त 1947 को भारत के मंच पर जिन्ना भी हैं और नेहरू भी हैं। तो एक शख्स वो है जो केवल और केवल मुसलमानों की चिंता करता है। आप ये बताइए, भारत का अतीत क्या ऐसा है कि सिर्फ एक कौम या एक मजहब को मानने वाले लोगों की चिंता करने वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? नेहरू अगर बनाए गए महात्मा गांधी के इशारे पर या उस वक्त जो सर्वाधिक काबिल लोग थे, सरदार पटेल ने खुद ही कहा, प्रस्ताव किया था। उनके सरदार पटेल गंभीर रूप से बीमार थे और देखिए उन्होंने रियासतों का विलीनीकरण करने के बाद वो हमारे बीच से, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, वो चले गए और उनको एहसास था कि उनके पास अब ज्यादा वक्त इस देश के लिए नहीं बचा है। तो अन्यथा वो एक निश्चित रूप से हो सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि उनकी अपनी बीमारी की स्थितियां क्या हैं। तो जो शख्स जिसके दिल में हिंदू भी समा सकता था, मुस्लिम भी समा सकता था, सिख भी समा सकता था, बौद्ध और पारसी और ईसाई भी समा सकते थे, उसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता, या उस जिन्ना को जो भगवान जाने क्या करता अगर प्राइम मिनिस्टर भारत का बन जाता, तो क्या स्थितियां होती हम नहीं जानते। लेकिन हम ये कह रहे हैं आज 2024 के हिंदुस्तान में बैठ के कि देखिए अब वो दौर चला गया, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, छेड़िए मिलजुल कर ये जंग गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो बिल्कुल। अब फिर अगर मजहबी नगमात को छेड़ा जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे जो मंशा है वो सियासी मंशा है, जो बहुत शुभ संकेत भारत के लोकतंत्र के लिए नहीं है, क्योंकि मजहब के आधार पर अगर ये वोट बांटने की राजनीति होगी तो शायद इस देश का भला नहीं होगा। बाकी हमारे विद्वान साथी बोले, फिर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा, बात करूंगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बाँटने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुधीर सर,
बंटवारे का जो है उसको आपने देखा, हम लोगों ने नहीं था, पढ़ा जरूर है उसको, और आपने उस पर बाद में जो कहानियां खूब लिखी हैं, काफी डिबेट्स या और भी जो अवसर आए उसमें आपने व्यक्त किए हैं, अपने उद्गार, अपना बात रखी है। लेकिन जो अभी की, जो हम अगर उसको तुलनात्मक जो बात करते हैं, 1947 का बंटवारा विभाजन या फिर आज का सांप्रदायिक सौहार्द, और केंद्र सरकार के जो दिवस का सिलसिला है, जो राजेश जी ने भी अभी कहा है, बेबाक राय आपकी क्या होगी इन सब पर, सुधीर सर? धन्यवाद संजीव जी। अभी राजेश जी ने देश की आजादी और बंटवारे के संदर्भों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया। देश की आजादी हमारी नेमत है और उसी अनुपात में विभाजन एक त्रासदी है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे कोई भी सुखद या सौभाग्य की बात नहीं मानेगा। लेकिन इस बात पे गौर कीजिए कि विभाजन ऐतिहासिक घटनाक्रम की परिणति है, वो कोई पैदा किया हुआ हालात नहीं था। और अगर आप द्विराष्ट्रवाद की बात करते हैं तो द्विराष्ट्रवाद की अवधारणा के जनक वह सावरकर हैं, जो हिंदू महासभा के नेता थे और जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श पुरुष या नायक मानती है। लेकिन आज की तारीख में जब आप अमृत काल से गुजर रहे हैं और अपने कारनामों का डंका पीट रहे हैं, तब विभाजन जैसी घटना को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाना ये कहाँ तक न्यायोचित है। कायदे से सरकार का या मुखिया का काम ये होता है कि वो पैबंदों को या जो चीजें कट फट जाती है उनको सिले, लेकिन बखिया उधेड़ने का काम लगातार करना और उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना कि आपकी विभाजनकारी नीतियों के जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच खाई लगातार चौड़ी हो और आप सत्ता में बने रहे, ये जो है निश्चित ही कहीं ना कहीं से धिक्कार की बात है। अब अगर आप अतीत की बात करें तो आप सन 1763 की पानीपत की लड़ाई को किस नजर से देखेंगे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेना को हराया था। आप अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अक्षरधाम, लाल किला और संसद भवन पे हमले को किस दृष्टि से देखेंगे। आप भारत के विदेश मंत्री जो एक आतंकवादी को अपने साथ विमान में बैठाकर कंदहार ले जाता है और छोड़ के आता है, उसको किस नजर से देखेंगे। आप सावरकर ने अंग्रेजों से लिखकर माफी मांगी, उसको किस नजर से देखेंगे। क्या यह सारी बातें राष्ट्रीय शर्म और धिक्कार का विषय नहीं है? और अगर हैं तो आप उसको धिक्कार दिवस के रूप में क्यों नहीं मनाते? आप जो बातें रख रहे हैं उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी मंशा इतिहास को सही संदर्भों के साथ प्रस्तुत करने की होती तो भी बात एक बार भी जायज थी, लेकिन आप इतिहास को जिस तरह से विकृत करके और इतिहास में अपनी सुविधा की चीजें जोड़कर और वास्तविक यथार्थ को नकार कर बातें प्रस्तुत करते हैं, वो कहीं ना कहीं आप इतिहास पढ़ाते हैं लेकिन उसमें आप महान मुगल वंश को विलोपित कर देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर डस्टर लेकर खड़े होते हैं, चाक लेकर खड़े नहीं होते कि आप नई बातें लिख सकें। आप पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चमकीली इबारतों को मिटाते हैं और फिर काली स्याही से उन चेहरों पर काला रंग पोतते हैं जो कि हमारे नायक हैं, हमारे महापुरुष हैं और हमारे आदर्श हैं। आपके 24 घंटे जो है गांधी, नेहरू को गरियाना, उनकी छवि विकृत करना और हिंदू और मुस्लिमों के बीच लगातार दरार पैदा करना है। आप गंगो जमुनी सभ्यता में जमुना की बात नहीं करते हैं, आप संगम की बात नहीं करते हैं, आप समावेश की बात नहीं करते हैं, आप सहिष्णुता की बात नहीं करते हैं। आप बात किसकी करते हैं? भगवा की बात करते हैं, आप खाकी की बात करते हैं, आप उत्पीड़न की बात करते हैं, आप उन्मूलन की बात करते हैं। आप बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं को मारा काटा गया, ये किस हद तक सच है भूल जाइए। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में एक बौद्ध भी है और एक हिंदू भी है, लेकिन आपकी 140 करोड़ की आबादी के अमृतकाल की सरकार में क्या एक भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक मंत्री है? क्या आपने एक भी मुसलमान को चुनाव में टिकट दिया था? आपके प्रज्ञा या राजा सिंह या माधवी लता जैसे नेता कौन सी भाषा बोलते हैं? आपके मध्य प्रदेश में यहां तक कहा गया कि सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो लगातार घटनाक्रम घट रहा है और जिस तरीके से देश में अनेक स्थानों पर लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से
गुजरात में एक जगह नमाज अदा करते रहे लोगों के पिछवाड़े लात मारी गई। तो ये सारी घटनाएं क्या बताती हैं? आप बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अन्यत्र जो है चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ सम्मान पूर्वक जो उनको जीने का हक मिले, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, लेकिन आप अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आप अपने देश में दलितों के साथ, अपने देश में आप सिख आंदोलनकारियों को आप खलिस्तानी कह देते हैं, सेकुलरों से आपको चिढ़ है, गांधीवादियों से आपको चिढ़ है, लोकायतों से, आर्य समाजियों से, सुधारवादियों से, क्रांतिकारियों से सबसे आपको चिढ़ है। आपने सारे जो धार्मिक अनुष्ठान, आडंबर, पाखंड है, उसको राजकीय उत्सवों का रूप दे दिया है। सारे धार्मिक आयोजन आप धर्म समुदाय नहीं मना रहा है, बल्कि सरकार मना रही है। मुख्यमंत्री आवास में राखियां बांटी जाएंगी, बांधी जाएंगी, कांवड़ यात्रा को सरकारी सुविधा दी जाएगी, उस पर सरकार के हेलीकॉप्टर पुष्पवृष्टि करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आप घट रही हैं, आप अन्य देशों का उदाहरण देखिए। सोवियत संघ जो है सर्वाधिक बड़ा राष्ट्र था विश्व में क्षेत्रफल के मान से। गोर्बाचेव के काल में सोवियत संघ विघटित हो गया, लेकिन आज की तारीख में पुतिन या किसी भी नेता ने गोर्बाचेव को गाली नहीं दी इस तरह से। आप मंगोलिया में चंगेज खां को किसी ने इस तरह से बुरा भला नहीं कहा, और तो और उगांडा में इदी अमीन के बारे में इस तरह नहीं कहा गया। हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया, लेकिन जर्मनी के किसी चांसलर ने हिटलर को कोसने का काम उस तरह से नहीं किया जिस तरह से इस देश में प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी हमारे आदर्श पुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कोसते रहते हैं और उनको गरियाते रहते हैं, और सारी उन चीजों के लिए जिनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में वो आजादी के नायकों को कलंकित या कलुषित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज जिस तरीके से घर घर तिरंगा की बात हो रही है, ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी तिरंगे में कोई निष्ठा नहीं है, तिरंगे में कोई आस्था नहीं है। आरएसएस के मुख्यालय में लगभग आधी शताब्दी तक तिरंगा नहीं फहराया गया। उनकी शाखाओं में कौन सा झंडा फहराया जाता है या वो किस ध्वज को सलामी देते हैं, इसको देखिए आप। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जब वो गाते हैं तो उनके सामने कौन सा झंडा रहता है? तिरंगा झंडा नहीं रहता है। एक मैं छोटी सी एक कविता पढ़ूंगा, और धूमिल की एक कविता है, क्या आजादी उन थके हुए 3 रंगों का नाम है? किया था सुदामा पांडे धूमिल ने वाराणसी में। लेकिन एक और कविता है चंद्रकांत देवताले की, जो हमारे मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, उज्जैन से। मैं वेश्याओं की इज्जत कर सकता हूं, पर सम्मानितों की वेश्याओं जैसी हरकतों पर, मैं वेश्याओं की इज्जत कर सकता हूं, पर सम्मानितों की वेश्याओं जैसी हरकतों पर भड़क उठता हूं पिकासो के सांड की तरह। तो सम्मानित जब वेश्याओं की जैसी हरकत करें तो आपको क्रोध आएगा कि आपकी मनोदशा क्या होगी, आप इससे अंदाज लगाएं। आज ही मैं एक कार्टून में देख रहा था कि जिसमें साहब से उसका मुसाहिब कहता है, साहब इसके पास झंडा है लेकिन फहराने के लिए इसको घर चाहिए। आपने झंडा दिया है लेकिन उनको फहराने के लिए उनके पास कोई घर नहीं है, तो आप भूखों को, आप बेघरों को झंडा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन विजयी विश्व तिरंगा कैसे होगा, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा आप विभाजन की सुई के जरिए जख्मों को कुरेदना चाहते हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम तथ्यों के साये में हमें आज की घटना को देखना चाहिए, और उनकी मंशा क्या है ये उनके तमाम हथकंडों से, उनके तमाम कामों से जाहिर हो रही है। संजीव जी, बिल्कुल, आपने बहुत तफसील से और बहुत पूरी की पूरी तस्वीर खींची कि उनके मन में क्या है और बाहर क्या है, दोनों चीजें निकल गई। मयूर भाई, राष्ट्रपिता भी आप ही के सूबे से आया करते थे, और हमारे जो लौह पुरुष वो भी वहीं से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो पूरे का पूरा क्रम है, आज उसी सूबे से आने वाले प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी, आप ही के केंद्रीय गृह मंत्री जी वहीं से आते हैं। और फिर ये जो सब कुछ जो एक कह लीजिए आडंबर जो रचा जाता है, पीछे की मंशा सब कुछ है। हमने तो वो देखा भी है कि गुजरात में जो राज रहा 2002 से लेकर और 2014 तक का, वो उसके पीछे क्या कुछ था। आप कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं और अंदर कुछ और है। तो ओवरऑल पर आप क्या कहिएगा, आपकी टिप्पणी मयूर भाई, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी और जो हमने दोनों को जोड़ा है, चाहे 1947 हो और चाहे आज का भारत।
सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। अब एक और नाम भूल गए, गुजरात से भी, वो भी तो गुजरात से ही थे हमारे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। जी 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 जी। तो वो उनके और पोरबंदर जो वो जहाँ पैदा हुए थे वो पानेली गांव में, पोरबंदर से कुछ मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे गांधी जी पैदा हुए। जी जी। और सरदार यहाँ मध्य गुजरात में चरोतर में पैदा हुए, करमसद में। तो गुजरात का जो रोल या गुजरात की भूमिका है, मैं क्योंकि आज बहुत ब्रॉडर सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं एक तरह से, जी जी। तो जो मुझे सूझ रहा है, मैं जब समझ में आ रहा है, मैं वो आपसे प्लीज प्लीज प्लीज। पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो गुजरात का बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम भूमिका रही, चाहे वो देश की आज़ादी के आंदोलन की बातें हो, देश को जो बड़े मतलब जितने भी बड़े महानुभाव ने बहुत मेहनत करके देश को आज़ाद करवाने की या देश बनाने की, पहले तो देश था ही नहीं है, जी जी। तो देश बना आज़ादी के बाद, वरना तो 565 रजवाड़े थे, तो उसको एक देश बनाने की भी जो पूरी है, उसमें गुजरातियों का बहुत बड़ा एक रोल रहा, और उसके बाद भी रहा। वो खैर लंबी बात है, उस पर नहीं जाएंगे। और आज भी 2 गुजराती, और वैसे कहा जाता है 4 गुजराती जो है वो देश पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। वो कब्जा नहीं जमाया था, लेकिन यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है कि कब्जा जमाए बैठे। तो वो 77 साल में ये बड़ा फर्क है। गुजरात के योगदान को अगर हम देखें 77 साल में कैसे बदला है, तो अब इसको इस तरह से कहा जाता है। वो दौर जो था 1947 का, मैं जितना हो सके बहुत बहुत कुछ लिखा भी गया उस समय। हर चीज तो मतलब जी, जी। नहीं पढ़ पाते, लेकिन जितनी जितनी पढ़ने को मिली है, या तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ सकता हूँ, वो बड़ा मजेदार दौर था। और जैसे भी राजेश जी को मैं सुन रहा था, राजेश जी कह रहे थे शुरुआत में कि वो ठीक है, दलीलें दी जाती है कि सरदार को बना दिया हो गया होता तो सरदार कुछ ये कर लेते, और कश्मीर के उपलक्ष्य में काफी सारा कहा जाता है कि सरदार अगर होते प्रधानमंत्री तो कश्मीर का मसला इस तरह से नहीं जी। उलझा होता। पर वो बात जो है ना, वो बहुत कम लोग मतलब जानते, कम लोग हैं, क्योंकि लोगों को वो पढ़ना नहीं है। दूसरा कि जो जानते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो मानने को तैयार नहीं है कि यार सही में सरदार पटेल की जो स्वास्थ्य था उनका, वो उस के लायक था ही नहीं कि वो लंबी समय तक जो है देश की धुरा को संभाल सके, वो स्थिति उनकी नहीं थी। बिल्कुल। पर ये प्रोपेगेंडास जो है वो अभी से नहीं है, वो तब भी थे। हम लोग जब विभाजन की बात करते हैं तो देश का तो विभाजन हुआ ही हुआ, लेकिन देश के भीतर भी जो विभाजन है वो उसी समय या उससे थोड़े समय पहले से शुरू हो चुका है। हम लोग मुस्लिम लीग को भूल जाए, अगर जीना को बिल भूल जाए, तो संघ अपनी शाखा उन्होंने शुरू कर दी थी 1925 में, जी। और संघ का जो एक तरह से पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो ये हिंदू महासभा वाले लोग थे, और भी 2 संस्थाएं थी, उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर राजेश जी याद दिलवा दें। एक और 2 संस्थाएं थी जो कि इसी तरह इस एजेंडे में लगी हुई थी संघ की। तो वो जो काम हो रहा था, अब देखिए कितनी दोधारी बात वहां भी होती थी। वो मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार भी बनाते थे, ब्रिटिश छोड़ के ना जाए, अगर मतलब छोड़ के जाए उसके पक्ष में ज्यादा दिखते भी नहीं थे। और जैसे झंडे की बात तो हुई, सब जानते हैं कि भाई संघ ने वो तिरंगा तो 50 साल तक शायद फहराया भी नहीं, ये बात भी सही। तो वो जो विभाजन था वो अंदर से ऑलरेडी हो रहा था, और जिसका सबसे बड़ा आघात हमने जो हमको सबको भुगतना पड़ा, जो वैचारिक विभाजन से लेके सैद्धांतिक विभाजन से लेके वो जो था, वो गोडसे की गोली जो गांधी की छाती पे लगी, वो सबसे पहला आघात हमको वहां पे भुगतना। और उसके बाद ये जो है बहुत सिस्टमेटिकली जो है एक सोच को बहुत ही सिस्टमेटिकली फैलाने में मैं ये मानता हूं कि संघ सफल रहा है। जी। हाँ, संघ सफल रहा है कि संघ ने हर एक जगह पे पिछले 50 साल में, अगर विशेष रूप से कहूं मैं, या 60 साल पकड़ के चले, हर एक क्षेत्र में अपनी विचारधारा से पोषा हुआ व्यक्ति जो है वो घुसाने में या तो वहां पे लगवाने में संघ जो है सफल रहा। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का मामला हो,
ब्यूरोक्रेसी की कोई भी आप पकड़ ले, एडवोकेट पकड़ ले, डॉक्टर्स पकड़ ले, वो चाहे कितने भी एकेडमिक क्यों ना हो, पढ़े लिखे क्यों ना हो, देश की दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारी और अपने प्रोफेशन के बारे में क्यों ना रखते हो, लेकिन वो जो बीज वो बोया गया था वो हर क्षेत्र में जाके फूला फला फैला हुआ है। तो वो जो है विभाजन की एक बहुत बड़ी एक प्रक्रिया जो है हमारे देश में शुरू हुई और वो इतनी फैली हुई है अभी, जिसका बहुत ही विषम परिणाम अभी हम लोग देख रहे हैं। मैं ना पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ अभी, ना बांग्लादेश की करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो हो चुका, वो तो हो गया ना कब का। अब ठीक है, वो विभीषिका दिवस मनाना चाहते हैं तो वो तो ठीक है, उनकी आदत है भाई, उनकी तो आदत है कि क्योंकि उनको, आप सबको याद होगा जो ये साबरमती के S6 में डिब्बे में जो लोग, जो कार सेवक जल के जान गंवा के बैठे थे, उनके शवों की यात्रा निकली थी हमारे यहाँ। वो कोई यात्रा निकालने की कोई वो घड़ी नहीं थी, है ना, वो कोई ऐसा कोई शुभ प्रसंग नहीं था कि इसकी भी यात्रा निकले, तो उसकी निकली थी हमारे यहाँ पे। तो सेंटिमेंट जितने बड़ा आप भड़का सकते हो वो सब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका जो पूरा खेल है वो तो सेंटिमेंट के ऊपर है, लोगों के बिल्कुल बिल्कुल भावनाओं को कितना बहका सके, कितना भड़का सके और उसका कैसे फायदे में इस्तेमाल कर सके। तो ये उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स है पहले से, और विशेष रूप से नरेंद्र भाई का और अमित भाई का, ये हम सब जानते हैं। तो संघ ने जो, अच्छा, मैं जहां तक मेरी समझ है, मैं गलत हूं तो मुझे कोई टोक सकता है, मेरी समझ ये है कि संघ ये बिल्कुल चाहता तो था कि एक समय आया, भले ही तपश्चर्या करनी पड़े, लेकिन हर तबके में, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में हमारी विचारधारा के लोग हों, ताकि हम जो हैं आगे चल के इस देश का मतलब हमारी विचारधारा इस देश का शासन करे। ये था उनके दिमाग में, जो अभी भी है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन नरेंद्र भाई का जो तरीका रहा काम करने का, उससे उतना ज्यादा जो है, मतलब संघ भी खुश नहीं रहा। तो वहां भी विभाजन है, वहां जो है बिल्कुल एक विभाजन वहां भी है कि वो उस तरह से नहीं रहा जो जिस तरह से संघ चाहता था। वे आउट ऑफ, ये कहते हैं ना कि मतलब वे हेड आउट ऑफ वॉट एवर वाज थॉट अबाउट, ये हम इस तरह से करेंगे, उस बक्से में रहे नहीं नरेंद्र भाई। तो संघ को खैर अभी तो ये डर है कि ये तो जब तक रहेंगे, जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब पूरी विचारधारा उनको संभाल के रखनी है। उनको ये भी डर है कि कहीं अगर बहुत ज्यादा हो गया तो एक बार जो सरदार ने लगाया था ऐसा कोई बैन न लगा दे, क्योंकि उस तरह की चीजें भी उनको मन में शंकाएं हो रही है, जहां तक मेरी समझ और जानकारी है। तो विभाजन हर जगह हो रहा है, लेकिन अभी जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं संजीव भाई, मुझे लगता है कि वो आज की, मतलब पिछले, अगर आजादी के बाद के समय को देख ले हम अब तक के, मेरी छोटी सी समझ जो है वो ये कहती है कि ये अब की घड़ी जो है इस वक्त की, वो बड़ी से मतलब नाजुक है, बड़ी वो बिल्कुल डेलिकेट है, और उस तरह से वो विघटन वाला जो है वो मामला फैलता जा रहा है, वो घटना घटती जा रही है कि गांव गांव में लोगों के बीच जो है वो सौहार्द नहीं रहा है, बहुत सारी जगह पे परिवारों में नहीं रहा है एक विचारधारा, मतलब इतना एक फैनेटिज्म जो है वो फैलाया गया है, बेटे बाप की नहीं बन रही है। ये हकीकत कह रहा हूँ, ये कोई परिकथा नहीं है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। पड़ोसी के बीच में जो अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, अब किसी ने कह दिया कि हमको मोदी साहब पसंद नहीं है, तो उसका बिना वजह झगड़ा हो जा रहा है। तो विभाजन जो है संजीव भाई इस हद तक हो चुका है इस देश में अभी कि इससे आगे अगर थोड़ा भी और बढ़ा तो फिर वो सोचते हुए बड़ा डर लगता है। बिल्कुल राय सर, हम वहीं पर आ गए, पुनः खड़े हैं जो आपने शुरुआत जहां की थी, कि वो सोच ही वही है कि कैसे बांट दिया जाए और कैसे ये जो इस एक पोलराइजेशन के अलावा कोई सोच नहीं है। और जो मयूर भाई ने भी बड़ी बात कही कि सचमुच में हम इतना ज्यादा जहर भर दिया गया है कि हम उसको मतलब हम घर घर में भी बंटवारा होने लगा है। क्या और आप इसमें एड ऑन कीजिएगा राज सर? एक एग्जांपल बता दूं सर, एक छोटा एग्जांपल दे दूं, फिर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हम जहां रहते हैं वो बहुत बड़ी सोसाइटी है, 150 के आसपास बंगले हैं। अब वो आए तिरंगा लगाने के लिए, इनके भाजपा की ओर से सब आए, तो मेरे घर पे आए तो मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से लगा लूंगा, जब मुझे लगाना होगा तब।
तो मेरे 4 घर छोड़ के जो एक हैं पड़ोसी, उनको वो मुझसे झगड़ा तो नहीं कर सकते थे, पर उनको वो इतने मतलब क्रोधित हुए दिखे, बोले इसमें आपका क्या जाता है? अगर आप देश का तिरंगा नहीं लगाओगे तो किसका, पाकिस्तान का लगाओगे? ऐसा मुझे पूछा, आज सुबह की बात है। मैंने कहा यार वो भी मुझे डिसाइड करने दीजिए आप, मैं अपने हिसाब से लगा लूंगा। मैंने कोई बहस नहीं की उनसे। तो ये ताजा उदाहरण है, बस प्लीज आप। मैं इसमें राजेश भाई और जोड़ दूंगा। राजेश सर, ये जो बात की मयूर भाई ने, अब वो अभी कहा भी था, अभी जिक्र किया, शायद मैं सुधीर जी ने किया या आप ही ने किया था कि सुधीर जी ने किया, आधी शताब्दी तो आपने अपने तिरंगा फहराया नहीं, और आज घर घर तिरंगा की बात है, और फिर इसके बाद ये भी है कि आप फिर पाकिस्तान का फहरा लीजिए। तो वही बंटवारा, बांटना और पोलराइजेशन। और मैंने उसमें ये भी मैं चाहूंगा कि जो आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रस्तुतियां दी, उन्होंने कहा कि हम अखंड भारत हो जाएगा, पाकिस्तान साफ हो जाएगा, और बांग्लादेश को लेकर जो चल रहा है देश में राजनीतिक दौर, उसको कैसे कैश कराया जाए, हिंदुत्व वाला जो पोर्शन है अभी, उसके बारे में सुधीर सर ने कहा। तो आपकी सब पे टिप्पणी। देखिए संजीव, बंटवारे के बीज जो है, मतलब सांप्रदायिक जहर के बीज तो हमारे यहाँ 1947 में जब ये देश पैदा हुआ तब से पड़े हुए थे, लेकिन वो एक डॉर्मेंसी पीरियड में थे, सुषुप्तावस्था में थे, और हम ये मान बैठे थे कि यहाँ अब इन बीजों का दोबारा अंकुरण नहीं होगा, और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी हमारे देश में आई भी और रही भी, और अभी भी बहुत ही मजबूत कंडीशन में है। देखिए ना, हमने इस लोकतंत्र का सबूत हमने ताजा देखा है ना, कि लोकसभा चुनाव के पहले ये सरकार किस तरह से व्यवहार कर रही थी, और लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही किस ढंग से व्यवहार कर रही है, क्योंकि अब 250 के आसपास प्रतिपक्ष की सांसद हैं। तो जब प्रतिपक्ष आपकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है, तब आपको घबराहट होती है, तब आपको चिंता होती है, तब आपके सुर बदलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में जो असहमति का जो सुर है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। अभी आने वाले दिन शायद और भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों के लिए, जो मतलब हुकूमतों से मेरा आशय केंद्र के अलावा जिन प्रादेशिक प्रदेशों में जो जहां भी उनकी सरकारें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रहे हैं, क्योंकि प्रादेशिक स्तर पर तो वो चेहरे हैं ना, प्रादेशिक स्तर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं है। लड़ते चुनाव के वक्त वो जरूर है, लेकिन उस जहर का असर उन प्रदेशों में वो जो सरकारें हैं, जो संगठन हैं, उस जहर का असर उनको भुगतना पड़ेगा। एक तो खतरनाक बिंदु ये है, और दूसरा उसके पीछे संभवतया उनकी सोची समझी जो नीति है वो ये है कि अगर आप सांप्रदायिक जहर फैला देते हैं, अगर आपने मजहब के आधार पर बंटवारा कर दिया, तो फिर उसका लाभ क्या है? लाभ ये है कि एक तो आपके पास एक बहुसंख्यक वर्ग का वोट, ऐसा वो सोचते हैं, बहुसंख्यक वर्ग का वोट शायद उनके पास, उनकी ठेकेदारी हो जाएगी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं संजीव जी? एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार से हम भारत का एक मतदाता होने के नाते क्या उससे अपेक्षा करते हैं? हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हर नौजवान के हर हाथ को काम देगी, हमको अच्छी सेहत और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल देगी, स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, हमारी खेती के हर खेत को पानी प्रॉपर मिलेगा, हमारे किसान का सम्मान होगा, उसको अपनी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा, जो आमदनी हो रही है उस आमदनी के अनुसार वो अपना घर चलाएगा, आमदनी उसकी और बेहतर होगी, हमारी विदेश नीति कामयाब होगी, दुनिया में हमारे सम्मान की रक्षा होगी, हमारा इज्जत बढ़ेगी, हमारा जो रक्षा है, हमारी जो डिफेंस नीति है वो बेहतर होगी। तो ये अपेक्षाएं एक मतदाता के रूप में हम करते हैं, और उसमें कुछ भी गैर वाजिब नहीं है। हो क्या रहा है? किसान को सड़कों पर आना पड़ रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं है, बिल्कुल। जो महंगाई है वो आसमान पर है। आप देखिए कि पहले हम लोग जाते थे, स्कूटर उठाते थे और काम करके आ जाते थे। आज 100 रुपया लीटर पेट्रोल है। जब जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि भाई उस दिशा की 4 काम और हों तो बता दो। बिल्कुल।
एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 200 रुपए रोज का पेट्रोल खर्च करना आसान नहीं है, उसको भी अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप मजहब के आधार पर लोगों को बांट दें तो फिर लोगों का ध्यान इन सारी समस्याओं पर नहीं नहीं जाता, जाता। जी। इन सारी चीजों से बच जाते हैं कि आप इस पे क्या जवाब देंगे इस देश की आवाम को। ये आपको एक ऐसा कवच प्रदान कर देता है कि आप बंटवारा करते रहें, आप धार्मिक आधार पर बंटवारा कर दें। लेकिन देखिए, धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का खामियाजा क्या हुआ? हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान का जिक्र करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी और देश का जिक्र करें, लेकिन एक उदाहरण हमको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र हो गया होता तो शायद हमने जिस तरह से बीच के 43 से लेकर के और नई शताब्दी आने तक जिस तरह से हमने आगे बढ़ने की एक रफ्तार देखी है, वो उस रफ्तार में पाकिस्तान भी शामिल होता और संभवतः बांग्लादेश भी शामिल होता। आप अभी हम लोग जिन्ना की बात कर रहे थे, मयूर भाई ने भी बताया, लेकिन आपको मालूम है कि चूंकि वो तो अंग्रेजों के उकसावे पे, अंग्रेजों के प्लांटेड नेता थे पाकिस्तान के, अंग्रेजों की इच्छा के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान मांगा था। उन्होंने तो ये बात एक बलदेव सिंह थे, सिख लीडर थे, उन्होंने उनसे ये बात कही थी कि मैं तो पाकिस्तान लेके रहूंगा, चाहे मुझे माचिस की डिब्बी के आकार का पाकिस्तान क्यों ना मिले। और देखिए, उसी पाकिस्तान में जिन्ना को मौलाना मदूदी ने नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया, उनको कायदे आजम की जगह काफिर आजम कहाने लगा। वो जिस दर्दनाक हालात में मरे, वो इस दुनिया में कोई छिपा हुआ नहीं है। फ्रंटियर पोस्ट नाम का एक अखबार है, उस फ्रंटियर पोस्ट में पेशावर से संभवतः निकलता है, तो उसमें जिन्ना ने एक इंटरव्यू दिया था और लियाकत अली खान साहब ने भी उन्होंने बातचीत अपनी की थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि आज मुझे जवाहरलाल मिल जाए तो मैं उससे गले मिल के माफी मांगूंगा कि मैंने पाकिस्तान बनाया, मैं बहुत घबरा रहा हूं। ये उस इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंटेड है जी। तो उनके आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद उनकी हत्या के कई प्रयास हुए, 4-5 बार तो लोग पकड़े गए और उन्होंने कहा हम इस आदमी को मारने आए हैं और ये आदमी जो है पाकिस्तान का भला नहीं कर रहा है। तो एनीवे, जिन्ना के, लेकिन मैं बात ये कह रहा था कि देखिए, वहां बार बार फौज आती है, लोकतंत्र हाशिए पर चला जाता है, फौज वही मानसिकता का प्रदर्शन करती है, वो तानाशाही का प्रदर्शन करती है, वो फौजी शासन का प्रदर्शन करती है जो एक देश की आवाम के हित में नहीं होता, वो सिर्फ फौज के हित में होता है। अगर भारत की सरकार ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जो आवाम के हित में नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाम के हित में यानी महंगाई कंट्रोल करे, हर नौजवान को पढ़ाई लिखाई उनकी ढंग से हो। आज आप देखिए, हम बड़े बड़े पुल बनाते हैं, फ्लाई ओवर बनाते हैं, नई नई ट्रेनें खड़ी करते हैं, हम गांव गांव में स्कूल नहीं अच्छे बनाते, स्कूलों में शौचालय हम अच्छे नहीं बनाते, हम गांव गांव में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं पहुंचाते, हम गांव गांव में अस्पताल एक्सरे मशीन नहीं पहुंचाते। लेकिन इसलिए नहीं पहुंचाते क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में ठेकेदारों का भी कमीशन होता है। हम हर चीज बड़े लेवल पे तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थानीय समस्याओं का मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक मध्य प्रदेश में एक स्टेशन है, रानी कमलापति स्टेशन। जी। अभी शायद 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास उसकी लागत से उसको नए सिरे से बनाया गया। 2000 करोड़ में अगर आप नहीं बनाते, उसको आईएसओ का दर्जा दिया गया और 20 साल पहले यही स्टेशन नया बना था, 20 साल पहले, उस समय भी इसको आईएसओ 9000 का दर्जा मिला था। उस स्टेशन को पूरा नया तोड़ के बनाया गया और अब फिर 2000 करोड़ का हुआ। 1947 के बाद कितने रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो ठीक से सुधारे गए, वहां वेटिंग रूम नहीं है, वहां शौचालय नहीं है, वहां कैंटीन नहीं है, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो अगर 2000 छत नहीं है जो आप बारिश में बच सकें, आप भीग मैं जाते कह रहा हैं। हूं ना कि 2000 करोड़ में कम से कम 2000 गांवों की काया पलट हो जाती। बिल्कुल। 2000 करोड़ में
आपके 200 स्टेशनों की काया पलट हो जाती। जी 2000 करोड़ में आपके कम से कम 200 गांव के स्कूल अच्छे हो जाते। 2000 करोड़ में आपके शिक्षकों की अच्छी सुविधाएं हो जाती। हमारे यहाँ रिसर्च की स्थिति क्या है? बहुत शर्मनाक, दयनीय और घटिया स्थिति है। आप चाइना से और अमेरिका से तुलना करते हैं, लेकिन उनके देश में देखिए कि वो रिसर्च पर कितना पैसा खर्च करते। तो प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं हमारी कहाँ हैं? मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि तब आपसे विकास की बात कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने धार्मिक आधार पे बांट दिया है। तब आपसे कोई प्रगति की बात नहीं पूछेगा। तब आपसे कोई नौजवान आंखों में आंखें डाल के सवाल नहीं करेगा कि भाई मेरे लिए रोजगार कहाँ है। नौकरी मत दो, कम से कम रोजगार की स्थितियां तो पैदा करो। आप देखिए आज सरकारी महकमों के आंतरिक हाल क्या हैं। जो बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर भर्तियां नहीं हो रही हैं, लोग रिटायर होके चले जाते हैं और वो स्थान नहीं भरे जाते हैं। बड़ी संख्या में स्थान खाली हैं। तो ये एक ऐसी रोडवेज की बस में सरकारी हुकूमतें चल रही हैं प्रदेशों में, जिसमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। ये स्थिति है, लेकिन जमीनी तौर पर ये लोग समझने को तैयार नहीं है। इसका कोई क्या कर सकता है? क्योंकि नफरत का जहर बो के आप अपना एक वोट बैंक खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने कि वो जो हाथ छोड़ के सब बचता है। और ऐसा नहीं है, देखिए सूट बूट की सरकार है, वो अपने सबके अपने ऐश्वर्य पर खर्च करना है। 8,000 करोड़ का जहाज भी खरीदा जाता है, जिस देश में कम वाला जहाज में भी चला जा सकता था। एनीवे, जो हमारे विषय है, यहाँ मूल विषय जिसपे हमारे यहाँ संजीव भाई 1000 साल पुरानी खजुराहो की मूर्तियां आज सलामत हैं, और हम जी 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से मदद लेते हैं बनवाने में। हमारे बिल्कुल यहाँ बिल्कुल का जो स्थापत्य कला है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन हम बताइए ये करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हम सारी चीजें हैं, वो तो आप देखिए ना, आज का विकास जो 14 के बाद के विकास बहुत अच्छे से मयूर भाई बता देंगे। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कैसे डर रहे हैं। मैं वहीं आऊंगा कि जो विभाजन विभीषिका दिवस जो 2021 में शुरू किया गया था इन लोग के द्वारा, बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी, वो तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने जो सबसे बड़ा जो एक उनका एक फलसफा था कि नासमझी में जो पैदा हुई नफरत से लाखों लोग जान गंवा बैठे या विस्थापित होना पड़ा उनको। लेकिन हमने देखा सुधीर सर की जो प्रधानमंत्री जी कहते कुछ है, करते कथनी और करनी की जो हम बार बार बात करते हैं कि वो कभी कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा, भैंस खोल के ले जाएगा, और तमाम बातें कुछ, और राष्ट्र प्रेम का एक जो है गान होना। क्या कहेंगे आप सुधीर सर? जी धन्यवाद संजीव जी। देखिए पिछले 25 साल में लगभग आधा समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और पिछले 11 साल का समय 10-11 साल का समय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, तो अब उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उनका गंतव्य क्या है, उनकी मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है और उनकी शब्दावली क्या है, ये कोई भेद का विषय नहीं रह गया और हर कोई उसको समझ रहा है। आम और खास दोनों उसको समझ रहे हैं। अभी मयूर जानी साहब ने गुजरात का उल्लेख किया और जिन्ना का उल्लेख किया, तो गुजरात यकीनन जो है बहुत जरखेज जमीन है। और आप अगर अतीत में जाएं तो कभी गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बंबई प्रोविंस में आते थे, दोनों बंबई प्रोविंस का हिस्सा हुआ करते थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल गुजरात की देन है, जिन्ना और नरेंद्र मोदी भी गुजरात की देन है। अगर महाराष्ट्र को भी शामिल कर लें उसमें, तो इसी बंबई प्रोविंस की देन सावरकर भी है। तो बंबई प्रोविंस ने हमें सावरकर भी दिया और जिन्ना भी दिया है। तो इस संदर्भ पे गौर करें। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल में आजादी के पहले सरकार थी, उसमें मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनी थी उसमें मंत्री थे। मुस्लिम लीग के साथ सहभागी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे और उन्हें मंत्री रहने में कभी कोई उज्र नहीं हुआ था। तो ये सारे ऐतिहासिक संदर्भ हैं जिसपे कोई भी सत्तारूढ़ दल या उसके आनुषंगिक इकाइयों के नेता या कोई तथाकथित बौद्धिक कभी कोई बात नहीं करेंगे। जो सारी नफरत की राजनीति है, तो ये जो जहरीले बीज जो होते हैं वो रक्त बीज की तरह होते हैं। आप उनको काटते हैं तो जितने बीज छिटकते हैं उससे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो ये जहरीली विचारधारा जिसकी शुरुआत सन 1925 में आरएसएस की स्थापना के साथ हुई थी, उसका वो शताब्दी वर्ष अगले साल आने जा रहा है।
तो ये जो एक विलोम पाकिस्तान रच रहे हैं, एक अच्छा समावेशी, लोकतांत्रिक, मानवीय, संवैधानिक भारतवर्ष नहीं रच रहे हैं, बल्कि विलोम पाकिस्तान रचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कथनी और करनी उसी ओर अग्रसर है। आप जब अखंड भारत की बात करते हैं तो मान एक थोड़ी देर के लिए फर्ज कीजिए कि आपने अखंड भारत का निर्माण कर लिया है, तो अखंड भारत के निर्माण में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान शरीक होते हैं, तो मुसलमानों की आबादी अखंड भारत में कितनी हो जाएगी? क्या अभी 20 करोड़ से ही आप आजिज हैं, 20-22 करोड़ से ही आजिज हैं आप। पाकिस्तान की आबादी जोड़ लीजिए, उसमें 17 करोड़ बांग्लादेश की आबादी जोड़ लीजिए, 24 करोड़ पाकिस्तान में है और 17.3 17.5 करोड़ जो है बांग्लादेश में है, और आपके यहाँ 20 करोड़ के आसपास 20-22 करोड़ आपके यहाँ है, 40 हमारे करोड़ यहाँ है। 40 करोड़ और 20 करोड़ यानी 60 करोड़ मुसलमान उस अखंड भारत में होंगे। तो क्या आपके अखंड भारत की कल्पना बिना मुसलमानों के अस्तित्व के मुमकिन है? तो ये जो बहुत अजीब व गरीब हास्यास्पद उलझुल जो तर्क देते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि बिना मुसलमानों के अखंड भारत मुमकिन नहीं है, और अगर अखंड भारत बनता भी है तो इनको 60 करोड़ मुसलमानों के साथ रहना सीखना पड़ेगा। अभी आपने तिरंगा यात्रा की बात कही, शायद राजेश जी को याद होगा कि आज से लगभग 20 साल पहले एक दलित महिला सरपंच को तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया था, और मेरा ख्याल है तब शायद उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। जी आज नहीं, उस समय सुधीर जी वो टीकमगढ़ जिले की घटना थी, और सागर में जी वो दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, और श्याम बेनेगल ने इस घटना के आधार पर समर नाम की एक फिल्म बनाई थी। बाद में अगले साल उसी दलित महिला को पुलिस संगीनों के साए में तिरंगा फहराया गया था। ये उस जमाने की बात जी, क्योंकि मैं उस महिला को मिला था। घटनाक्रम उमा भारती के समय भी घटनाक्रम ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर उन्होंने कंडेम किया। ये जो नहीं सुधीर भाई जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी के जमाने की है। हाँ, तो अच्छा आज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तब एक दलित महिला को रोका गया था, और आज की घटना ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ 1-8 घंटे पहले की बात है कि मध्य प्रदेश में एक दलित जमुना प्रसाद को, चूंकि वो दलित है, आज तिरंगा यात्रा फहराने से रोका गया है, और कांग्रेस ने उसको न्योता दिया है कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में आकर तिरंगा फहराए। ये आज की घटना है, कुछ घंटे पहले की। तो ये जो मनोवृत्ति है, दलित के मुंह पर पेशाब की जाती है, दलितों को रोका जाता है, दलितों के लिए आरक्षण है इसलिए सरकारी नौकरियां रोक दी जाती हैं, और ब्रिटिश काल में लगातार जनगणना होती है, सदियों से होती आ रही है, लेकिन ये पहला मौका है कि 10 साल के बाद जनगणना की परंपरा तोड़ दी गई और 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, और आपने विभाजन की बात कही, आपने इमरजेंसी की बात की, तो मुझे लगता है कि 1947 से अधिक बड़ा और गहरा विभाजन आज की तारीख में सत्तारूढ़ दल की ओर से किया जा रहा है। न सिर्फ समाज को बांटा गया है, बल्कि मोहल्लों को बांटा गया है, घरों को बांटा गया है, परिवारों को बांट दिया गया है। आज एक परिवार में एक सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में जिस तरह से नफरत की खाई पैदा हो गई है वो बहुत खतरनाक है। और सन 75 और 77 की जो घोषित इमरजेंसी थी उससे आज की अघोषित इमरजेंसी कहीं अधिक खतरनाक है, कहीं अधिक भयावह है, कहीं अधिक दूरगामी महत्व की है, और उसका डर इतना भयावह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने एक विभाजन देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में सुना है, इमरजेंसी देखी है, लेकिन ये जो विभाजन और ये जो इमरजेंसी का दौर है वो बहुत खतरनाक है। ये हमें कहाँ ले जाएगा इसको सोचकर ही झुरझुरी होती है। अगर हम संवैधानिक रास्ते पर नहीं गए और अगर ये सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और इस सरकार का पतन नहीं होता है, तो कहना कठिन है कि आने वाले समय में क्या होगा संजीव जी, क्योंकि इसकी पूरी कोशिश इसकी बांटने के बजाय बांटने में है। आप चीजों को बांट नहीं रहे हैं, आप चीजों को बांट रहे हैं, आप चीजों को सिल नहीं रहे हैं, बल्कि आप बकिया उधेड़ रहे हैं। तो ये जो है, और आप पुरानी कब्रें खोद रहे, जो कब्र बिज्जू वाला काम होता है ना, ये कब्र बिज्जू वाला काम हो रहा है। तो ये बहुत सारी खतरनाक स्थितियां हैं। आगे जो भी हो कहना कठिन है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आने वाले दौर को लेकर एक चिंता होती है और हमारा चिंता करना लाजमी भी है। और बांटने की जगह आप जो उसको और उकेर रहे हैं या उसको जो बांटने की जगह जो बांट रहे हैं, मयूर भाई, ये जो जातीय जनगणना वाला मसला मामला है, कितना उनके गले की हड्डी बना हुआ। और आज जब हम देख रहे थे तो जो योगी साहब है उन्होंने उसको जोड़ा है
कि जातीय विभाजन की बात कर दी है, कि जाति विभाजन की ओर ले जा रहा है विपक्ष, ये भी जोड़ दिया। कितना मतलब बड़ा हास्यास्पद भी है, और जो मतलब आपको केवल कैसे भावनाओं को भड़काया है, जहां हम शुरू थे या बीच में हमने बातें की, वहीं पर वो खत्म करते हैं। मयूर सर अनम्यूट कर लिए। जी, आपकी बात सही है। और भाई वो गले में फंसी हुई हड्डी वाला मामला इनके लिए हो गया है। पहले एक जमाने में ये लोग भी मांग किया करते थे, ऐसा तो नहीं था कि नहीं करते थे, ये भी करते थे। और अब उनको लगता है कि ये करेंगे तो, क्योंकि अब देखिए मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जाति जनगणना तो हो जब हो, वो जो नॉर्मल सेंसस है वो नहीं हो पा रहा है। कोविड तो चला गया, कोविड जो है वो तो कब का चला गया, तो उसको भी 2.5-3 साल हो गए उसको। तो क्या आप एक नॉर्मल सेंसस जो होता है अपनी जो जनगणना, सिर्फ सिंपल सी जनगणना, वो भी क्यों नहीं हो रही, ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। और कहेंगे कि लोकसभा के चुनाव सर पे थे, भाई तो वो 2021 के खत्म होने के बाद मिड 2022 से आपको क्या प्रॉब्लम, जब आप प्लान कर सकते थे इसको मिड 2022 के बाद। तो जाति जनगणना तो भाई उनके लिए मुसीबत वाला मामला है, तकलीफ दे मामला है। वो कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरह से जो है वो होने न दिया जाए, या तो इस मांग को जब भी इस पर मांग उठे तो मामला ऐसे डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि देशवासियों का जो ध्यान है, विशेष रूप से हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी, एससी, एसटी जो भाई हैं, समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी तो है लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है, उनकी हिस्सेदारी उतनी नहीं है, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो चाहते हैं कि ये कांवड़ यात्रा में जाते रहे ये लोग, वो उनके लिए ऊपर से फूल बरसाएं हेलीकॉप्टर से, ठीक है, और चलते रहे वो 1 महीना, 6 महीना, 15 दिन, जो भी उनकी जितनी क्षमता हो, जय श्री राम का नारा लगाते रहे ये सब लोग, पर अपनी हिस्सेदारी के बारे में कभी सोचे नहीं। ये पूरी कोशिश मेरे ख्याल से करते रहेंगे, और पता नहीं कब तक कामयाब होते, लेकिन कोशिश तो उनकी यही रहेगी। बिल्कुल। राय सर, एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि जो बुद्धिहीन समझने वाली जो कोशिश है, जिस तरीके का जो पूरा प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगने लगा कि ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान का जो 140 करोड़ आवाम है वो बुद्धिहीन है, जो हम कर देंगे, कह देंगे, उसी पे सब कुछ चल जाएगा, जबकि अब बहुत परिपक्वता आने लगी है। मतलब ऐसा भी हम देख सकते हैं कि अब ये नफरत शायद जीत नहीं पाएगी, जीत शायद मोहब्बत की होगी। छोटी सी बहुत संक्षिप्त में कहूंगा कि इस देश के लोकतंत्र पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि काले बादल मंडराए, और जिस वर्ग की ओर आपका इशारा है, जिस अवाम की ओर आपका इशारा है, उसी अवाम ने लोकतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाया। आखिर इस बार जो चुनाव लोकसभा के हुए हैं, उसमें प्रतिपक्ष को मजबूत बनाने का काम किसने किया? इसी अवाम ने तो किया है। इसीलिए तो मेरा ख्याल है दुष्यंत ने लिखा था कि वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पे उसकी चोट का गहरा निशान है, सामान कुछ नहीं है मगर फटे हाल है, झोले में उसके पास कोई संविधान है। तो ठीक है, हमारा गांव का आदमी है, हो सकता है कि उसको वो हम सारी सुविधाएं ना मिल रही हों, लेकिन उसका विवेक तो उसके पास है। वो इतना समझता है कि कौन हुकूमत उसके अच्छे के लिए काम करती है या कौन हुकूमत उसको बर्बाद कर रही है, कौन उसको नशे का शिकार बना रही है। जी बिल्कुल। तो सुधीर सर, आपकी भी एक आध 1.5 लाइन की टिप्पणी आप करिएगा, मैं समाप्त करूंगा। सुधीर सर। देखिए संजीव जी, समय कठिन है, दूसरा काल है, ये अमृत काल नहीं है, कठिन काल है हम लोगों के लिए, लेकिन निश्चित ही हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी हाल के चुनाव में जिस तरह से जनता ने सबक सिखाया है, और मैं अभी भी मानता हूं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी और ईवीएम के घपला न हुआ होता तो इसमें जनता ने सत्तारूढ़ दल को सबक सिखा दिया था, इनकी सीटें और कम हो गई होती, और कहना कठिन है कि इनकी सरकार बनती या नहीं बनती। हमें जनता के विवेक पर भरोसा रखना चाहिए। इमरजेंसी का उदाहरण हमारे सामने है, जब जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जैसी सशक्त पार्टी को सबक सिखाया था। उम्मीद रखिए जनता पर, आवाम पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसके विवेक पर, और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों की जड़ों पर, कि अंततः फांसीवादी और विभाजनकारी शक्तियां परास्त होंगी
और अच्छे दिन आएंगे। संजीव जी। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने कहा। हम नाउमीद बिल्कुल नहीं है सर, कतई नहीं है। हमें मालूम है कि देश का जो आवाम है वो बहुत विवेकशील है और वो अपना फैसला बहुत पूरी विवेक के साथ में देता आया है और दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर आपका, सुधीर सर आपका, और मयूर भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए थे अच्छी और सार्थक चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की चर्चा। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और हमारे जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।